मतलब मेरे को इनके बारे में अभी भी आइडिया है बिकॉज हमने अभी अभी खत्म किए थे स्कूल में ये सारे। प्राइस के बारे में नहीं है, प्राइस इज वीक। अच्छा सप्लाई एंड मार्केट या ठीक है, तो मैं सप्लाई से स्टार्ट करता हूँ। सप्लाई में सप्लाई में टॉपिक्स हैं जैसे मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। और इनमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। पेन का है? ठीक, मुझे लग रहा है छूट गया। इसका पेन रखना भूल गया शायद मैं। नो प्रॉब्लम सर। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। इसमें रखता हूँ, है ही नहीं। इसके पास भी नहीं होगा। क्लास ले रहा था ना, वही छूट गया वो। नहीं आ गया ना वो। हाँ जी। अनवी यार एक प्रॉब्लम है, मेरा राइटिंग उसका पेन नहीं मिल रहा है मुझे, तो आज पावर पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा। ओके सर, मैं लिखते जाऊंगी तब भी पैरेलली, मतलब जो भी आप मैं बोलो। आपको ऐसे बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। थियरी ऑफ सप्लाई में सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बात करी है कि सप्लाई का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, व्हाट इज सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि सप्लाई का मतलब है एक सेलर कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है उसको सप्लाई कहते हैं। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर वांट्स टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। और दो तरह की सप्लाई होती है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है कि एक सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, और मार्केट सप्लाई का मतलब होता है एक से ज्यादा सेलर्स कितना बेचना चाहते हैं, वो मार्केट सप्लाई है। अब सप्लाई जो है उसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सप्लाई को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। टेबल बना के अलग अलग प्राइस, जैसे इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से टेबल बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं ना कि 1 रुपए के रेट पे सेलर 10 यूनिट सेल करना चाहता है, फिर रेट 2 रुपए हो जाता है तो वो 20 यूनिट सेल करना चाहता है, 3 पे 30, 4 पे 40, इस तरीके से अगर आप एक फॉर्म या एक सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है इसको प्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। एक ही फॉर्म की बात कर रहे हैं अगर आप, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म्स के बारे में बात करते हो कि फॉर्म ए एंड फॉर्म बी 1 रुपए पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मार्केट सप्लाई। So quantity that 2 or more firms are willing to supply at particular price is called market supply, and quantity that one seller or a one firm is willing to sell is called individual supply. ठीक है,
और सप्लाई का ही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कहलाता है। अब एक सेलर की सप्लाई को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं टेबल बना के, उसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहेंगे, और एक से ज्यादा फर्म या एक से ज्यादा सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। वो सारे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस कमोडिटी की कीमत जो है सप्लाई को किस तरीके से अफेक्ट करती है, आपको आइडिया कुछ? यस सर, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सब उस हिसाब से डिमांड गिरेगी और उस हिसाब से सप्लाई को भी गिरना चाहिए। नहीं, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई गिरनी क्यों चाहिए, सप्लाई तो बढ़नी चाहिए। हाँ सर, सप्लाई बढ़ेगी, मैं डिमांड की भी उससे बताया थी, तीनों का, प्राइस, डिमांड और सप्लाई का, कि डिमांड गिरेगी और सप्लाई बढ़ेगी। करेक्ट। सिर्फ सप्लाई का क्या है प्राइस के साथ रिलेशनशिप, सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस के साथ ना, बढ़ अगर जाएगा प्राइस आगे। बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है। तो खैर, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड इट अफेक्ट द सप्लाई इन द पॉजिटिव direction. That means when price increases, supply also increases. When price decreases, then it will lead to the reduction in the supply as well. तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, रिलेटेड कमोडिटी की कीमत भी है। अगर दूसरी कमोडिटीज जो आप बेच सकते हो उनका रेट अगर मार्केट में बढ़ेगा ना, तो आप दूसरी कमोडिटी ज्यादा सेल करना चाहेंगे। लेट्स सपोज कि आप दो तरह के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप एप्पल और ऑरेंजेस सेल कर सकते हो मान लो, और अभी फिलहाल आप एप्पल सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में ऑरेंज का रेट बढ़ जाता है, तो आप जाहिर है जब किसी भी चीज का रेट बढ़ता है ना, तो हमारी जनरल प्रिजम्पशन ये होती है कि जब रेट बढ़ेगा तो उस पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। इसलिए जब किसी भी चीज का रेट बढ़ेगा ना, वो उस चीज जो चीज आप बेच सकते हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑरेंज आप बेच सकते हो, हालांकि अभी आप एप्पल सेल कर रहे हो, तो ऑरेंज का रेट अगर बढ़ेगा तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप जाहिर है ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहोगे ऑरेंज से। और इसी तरीके से अगर ऑरेंज का प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा तो आप वापस से एप्पल पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप ज्यादा क्वांटिटी एप्पल की सेल करोगे। तो आप फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एप्पल सोचना है आपको कि आप एप्पल सेल कर रहे हो, गिवन कमोडिटी एप्पल है, तो अगर रिलेटेड कमोडिटी मतलब ऑरेंज का रेट अगर बढ़ेगा तो गिवन कमोडिटी की सप्लाई आप कम कर दोगे, एप्पल की सप्लाई कम कर दोगे। लेकिन अगर ऑरेंज का प्राइस घटेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होने की पॉसिबिलिटी है। तो जब प्रॉफिट आपको कम होगा तो जाहिर है आप ऑरेंज कम बेचना चाहोगे, आप एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा सेल करोगे। तो रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस और गिवन कमोडिटी के सप्लाई के साथ है पॉजिटिव रिलेशन, सॉरी नेगेटिव रिलेशन। के रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, ऑरेंज का प्राइस अगर बढ़ता है हम सप्लाई कम कर लेंगे गिवन कमोडिटी की, और ऑरेंज का प्राइस अगर घटता है तो हम गिवन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ा देंगे, तो देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। इसके अलावा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी चीज इस्तेमाल करके आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्राइस अगर बढ़ेगा या घटेगा। पेन बना रहा हूँ तो पेन बनाने के लिए जिस तरह के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, पेन में इंक लगेगी, पेन में रिफिल लगेगा, पेन में लेट्स सपोज उसकी बॉडी प्लास्टिक की वो खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद एक मशीन लगेगी, लेबर लगेगा, ये सारे फैक्टर्स। तो मान लो पेन के लिए जो फैक्टर्स थे ना, पहले वो 4 रुपए में मिल जाते थे मेरे को, और मैं पेन बना लेता था और उसको 10 रुपए में मार्केट में सेल करता था, तो मेरे को 6 रुपए का प्रॉफिट होता था। करेक्ट। लेकिन अब क्या हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, रीफिल, इंक, इन सब की कॉस्ट बढ़ गई। तो अब ये सारा प्रोडक्ट जो है ना, जो सारे फैक्टर्स हैं, वो अब 4 रुपए के बजाय 7 रुपए में आएंगे, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा भाई, क्योंकि मैं पहले 4 में बना के 10 में सेल करता था ना, अभी 7 में बना के 10 में बेचूंगा तो 3 ही रुपए का प्रॉफिट होगा। तो जाहिर है मेरी विलिंगनेस कम हो जाएगी। मैं आई विल नॉट बी विलिंग टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ द पेन, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। नाउ आई विल बी विलिंग टू सेल लेस क्वांटिटी ऑफ द पेन, सो अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई पेन की कम हो जाएगी। ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सप्लाई के लिए। टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करती है सप्लाई आपकी ज्यादा होगी या कम होगी। अगर आप
लेट्स से बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है ना, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं आप, नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, नई मशीनें हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ना, ज्यादा प्रोडक्टिव मतलब यू विल बी एबल टू सेल मोर क्वांटिटी, यू विल बी एबल टू सप्लाई मोर क्वांटिटी इन द मार्केट। और अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो इससे भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली सप्लाई भी इम्पैक्ट होगी। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हमारे सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऐसे हम दो हिस्सों में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमारे लिए फेवरेबल हो सकती है या एडवर्स हो सकती है। फेवरेबल का मतलब जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस कर देती है, फेवरेबल पॉलिसी है। गवर्नमेंट सब्सिडीज अलाउ कर देती है, गवर्नमेंट मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या कहते हैं उसको के लिबरलाइज कर देती है रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, ये फेवरेबल है। और अगर गवर्नमेंट कोई फेवरेबल डिसीजन लेती है तो उससे सप्लाई के बढ़ने की संभावना है। और वेज के मतलब अगर हम इसका अपोजिट देखें कि अगर गवर्नमेंट एडवर्स पॉलिसीज बनाती है हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कि गवर्नमेंट पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडी देती थी वो हटा रही है, गवर्नमेंट मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती थी अब मना कर रही, नहीं देंगे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन में ज्यादा सख्ती करती है, तो इससे हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारी सप्लाई भी अफेक्टेड होगी और आने वाले टाइम में हम कम क्वांटिटी में सप्लाई कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक फैक्टर हो गया जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। इसके अलावा फर्म के ऑब्जेक्टिव या गोल्स किस तरह के हैं। फर्म का ऑब्जेक्टिव अगर मार्केट को कैप्चर करना है, मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हम कैप्चर करना चाहते हैं एज अ फर्म, तो हम क्या करते हैं ना, हम प्राइस पे इतना हमारा फोकस नहीं होता, हम कहते हैं भाई प्राइस अगर कम भी हो, हम प्राइस कम करके भी मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे, क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाओ। अगर ज्यादा कस्टमर्स ऐड करना ऑब्जेक्टिव है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सप्लाई ना आमतौर पे ज्यादा होती है, क्योंकि आप वही होता है ना सारे बिजनेस, मोस्ट बिजनेसेस में ऐसे ही होता है। मोस्ट बिजनेसेस में होता है, खास करके जो इनिशियल स्टेज पे होता है ना बिजनेस, उसमें ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है। लेकिन जो वेल सेटल्ड बिजनेसेस हैं, जो ये कह लो कि जो ग्रोथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज पे हैं, वो बढ़ते वहां पे ऐसा नहीं होता। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ना, एक एग्जांपल लें, तो आप याद करो आज से 5-6 साल पहले मार्केट में इतनी सारी कंपनीज थी, एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, और सब जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करते थे, उनकी मार्केट बन चुकी थी, उनको इस बात की टेंशन नहीं थी कि हम ज्यादा हमारे साथ कस्टमर जुड़ा, वो सब टैरिफ प्लान्स महंगे महंगे करके सेल कर रहे थे और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगे हुए थे सब। लेकिन फिर आती है जियो, जियो ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, जियो ने कहा भाई हमें तो मार्केट कैप्चर करनी है क्योंकि हम तो मार्केट में नए हैं। अब न्यू फॉर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस चक्कर में क्या करते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं कीमत, उसके बाद सेल करते हैं, तो कहते हैं भाई हमें प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, भाई अभी तो हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ऐड करना है। तो अब उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो जियो की सेल ज्यादा थी, जियो वाज सेलिंग मोर क्वांटिटी एज कंपेयर टू दी एयरटेल एंड दूसरी अदर कंपनीज के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो। रीजन क्या है, रीजन इज सिंपल, उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट कैप्चर करना था, और जो दूसरी फर्म उस टाइम ऑपरेट कर रही थी जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि जियो क्या करना चाह रहा है, तो ये प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से ही काम कर रहे थे। तो जियो ज्यादा क्वांटिटी में अपने सिम कार्ड सेल कर पा रहा था इनके मुकाबले, ठीक है। तो आप ज्यादा बेच पाएंगे कम बेच पाएंगे इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा, आपका गोल किस तरह का है। नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने मार्केट में, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट में ज्यादा फॉर्म्स हैं तो आप मतलब ओवरऑल मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, कम फॉर्म्स हैं तो मार्केट में सप्लाई कम होगी। भाई एक मार्केट में अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे सेलर हैं तो उस तरह के प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर सप्लाई तो बहुत होगी ना, कमी थोड़ी होगी उसकी। लेकिन अगर मार्केट में सेलर्स नहीं है, एक ही सेलर है या कम सेलर्स है, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। एक बंदा मान लो 100 यूनिट सेल करता है तो 2 बंदे आएंगे तो ज्यादा बेच पाएंगे ना, 3 बंदे आएंगे तो और ज्यादा, 5 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो सप्लाई बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, ये सारे हैं। तो इसमें से कोई 4-5 आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई पर डायरेक्टली सप्लाई का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, इसके चांसेस कम है। अगर आता है तो एक ही नंबर का आएगा ही, और ये मेरा ख्याल आपको पता ही होगा। लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ ये बताता है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, दिस इज इट। लॉ ऑफ सप्लाई यही बताएगा आपको। पढ़ना क्या है इसमें, इसके ना लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस है कि लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ अप्लाई नहीं होता, कहाँ प्राइस के बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ती। हमेशा क्या होता है आमतौर पे, अगर लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपको अगर किसी भी चीज का रेट जो भी आप सेल कर रहे हो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप यू विल बी विलिंग टू सेल मोर क्वांटिटी ना। आप सेल फोन बेच रहे हो, आप परफ्यूम बेच रहे हो, आप पेन, चार्जर, कुछ भी आप वॉचेस सेल कर रहे हो, उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेंगे। प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, यही लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे ऐसा नहीं होता, जहां ऐसा नहीं होता है उसी को हम एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे प्रेस्टीजियस वाले जो गुड्स होते हैं। हाँ प्रेस्टीजियस तो खैर उसमें आ गया ना, ये जो डिमांड में चलेगी ना, प्रेस्टीजियस गुड्स तो डिमांड में होता है। पैरिशेबल गुड्स, पैरिशेबल का मतलब ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होने वाली है ना, वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। पैरिशेबल जैसे जो भी आपका वेजिटेबल है या फ्रूट है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो सेलर क्या करता है ना, जब उसको लगता है कि ये जल्दी खराब हो जाएगा तो वो कम प्राइस करके ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है। जैसे आप कभी अगर सब्जी मंडी जाते हो हाँ, तो सब्जी वाला क्या करता है, सुबह सुबह महंगा देता है आपको आमतौर पर क्योंकि फ्रेश रहती है सब्जियां, लेकिन शाम तक उसका रेट कम कर देता है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये सब्जियां कल तक तो खराब हो जाएंगी, आज मैं बेच देता हूँ इसको थोड़ा प्राइस कम करके। तो आमतौर पर क्या होता है, प्राइस घटेगा तो सप्लाई कम होती है, लेकिन सब्जी वाला ऐसा नहीं कर रहा। सब्जी वाला क्या कर रहा है, प्राइस कम करके ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहा है। अगर वो सुबह 20 रुपए का 1 किलो प्याज दे रहा है तो शाम में 20 रुपए का 1.5 किलो देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कल तक शायद ये खराब हो जाए। हालांकि प्याज के केस में बहुत ज्यादा ये बात एप्लीकेबल होती नहीं है, लेकिन और दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे टमाटो है और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बनाना है और फ्रूट्स हैं, तो वहां पे ये बात अप्लाई हो जाती है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं। रेयर आर्टिकल, जो चीजें मार्केट में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है कि उसकी क्वांटिटी किसी भी हाल में बढ़ा ही नहीं सकते, तो जो रेयर चीजें हैं ना, क्योंकि उसकी सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, तो अब रेट कितना भी बढ़ाए सप्लाई नहीं बढ़ सकती ना। प्रैक्टिकली अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें वो तो ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन रेयर आर्टिकल पे ये बात अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई सेलर बढ़ा ही नहीं सकता है। सब सेलर कह रहा है कि भैया हमारे पास है ही नहीं प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मेरे पास एक घड़ी है और एंटीक है, बहुत जमाने पुरानी है, 60 साल पुरानी घड़ी है, लेट्स सपोज रिस्ट वॉच है। अब आप मेरे से खरीदना चाहते हो, आपने मुझसे पूछा कितने का, मैंने कहा जी 20,000 की है। आपने कहा ठीक है सर, ऐसी मेरे को 2 चाहिए। अब मैं 2 कहाँ से ला के दूँ, है ही नहीं मेरे पास, एक ही है, रेयर है और एक है। तो आप प्राइस 20 से 50 भी कर दो, 60 भी कर दो, वो अल्टीमेटली एक है, एक ही रहेगी, उसकी सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते हम। तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया ना, प्राइस बढ़ रही है सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। ओके। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, और जहाँ पे आपकी पहले से कोई एक्सपेक्टेशन है वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो किसी चीज का रेट बढ़ रहा है, आपके पास मान लो इस तरीके से शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ना किसी कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस के शेयर्स हैं। अब रिलायंस का एक शेयर है 2,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और उसके ना आपके पास 100 शेयर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास उस कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं। अब आमतौर पे अनवी शेयर मार्केट में क्या होता है, जब रेट बढ़ता है ना तो हम उसको सेल करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो उस 2,000 रुपए वाला जो शेयर है ना, उसकी वैल्यू अब हो गई 2,200 रुपए, 2,200। तो आइडियली आपको हर एक शेयर पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप 100 शेयर बेच दोगे तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप बेचने ही वाले थे, क्योंकि अब अल्टीमेटली जब रेट बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई, आप जाहिर है सप्लाई करना चाहोगे ना, बेचना चाहोगे शेयर। लेकिन क्या हुआ कि आपका एक फ्रेंड आके आपसे कहता है कि अरे अनवी क्या कर रही है, रुक जा, अभी इसका ना रिलायंस के शेयर्स अभी और ऊपर जाएंगे, इसका प्राइस और ऊपर बढ़ेगा, इसका प्राइस ना 3,000 रुपए हो जाएगा। तो अब रेट बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद आप नहीं बेचोगे,
क्योंकि Yes. आपकी एक्सपेक्टेशन सेट है कि ये तो 3000 पे जाएगा ना, जब 3000 पहुंच जाएगा तब बेचेंगे। तो अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन पहले से ही है सेलर की, उसको लग रहा है कि रेट तो 3000 तक जाएगा बढ़ते बढ़ते, जब 3 हो जाएगा उसके बाद बेचेंगे, तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। Okay, समझे sir. बात? Yes, sir. इसी तरीके से, अच्छा ये हो गए, ये इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने 4 ही बताए हैं, 4 भी आपको याद रहता है तो सफिशिएंट है। एक्सपेक्टेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रेयर आर्टिकल और पेरिशेबल गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। ठीक है, ये सब इतना हिस्सा जो है ना अनवी, ये है आपका थियोरी ऑफ डिमांड। और थियोरी ऑफ डिमांड में ना एक और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, सॉरी थियोरी ऑफ डिमांड नहीं, थियोरी ऑफ सप्लाई। पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई में आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, एक्सपेंशन इन सप्लाई का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का क्या मतलब होता है। Okay, sir. ठीक है, Expansion, एक्सपेंशन contraction. एंड कॉन्ट्रैक्शन। Yes, sir. तो अभी तक मैंने जितना बताया आपको उसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है सर। अब आ जाते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से तो न्यूमेरिकल ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। इलास्टिसिटी में हमने क्या किया हुआ है कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, मीनिंग पे तो सवाल नहीं आता, बहुत कम ही आता है। बाकी आप लिख सकते हो कि कमोडिटी की कीमत में चेंज होने पे किसी कमोडिटी की सप्लाई में जितना परसेंटेज चेंज आता है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। लेट्स से अगर प्राइस 10% चेंज हुआ जिसकी वजह से सप्लाई 20% चेंज हो गई, इसका मतलब इलास्टिसिटी 2 है। 10% चेंज प्राइस में 20% चेंज आ रहा है सप्लाई में, इसका मतलब 2 टाइम्स चेंज आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 होगी। समझ आया? यस सर। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको एक और तरीके से लिखते हैं हम, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो उस पे ना ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। ओके तो सर। आप अगर एक बार फॉर्मूला कवर कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाए इसी तरीके का। तो आप इसके प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है सर। बस फिलहाल तो यही है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज होती हैं। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, परफेक्टली और परफेक्टली इनइलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है एनवी कि जब प्राइस में जितना चेंज हुआ उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी उसके बराबर ही चेंज हो। अगर प्राइस 10% बढ़ती है और सप्लाई भी 10% बढ़ जाए, या प्राइस 10% घटता है सप्लाई भी 10% घट जाए, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स इक्वल है। इक्वल रिस्पॉन्स का मतलब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके सर। ग्रेटर देन में क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज हो। प्राइस में जितना चेंज है उसके मुकाबले अगर सप्लाई में ज्यादा चेंज है तो उसे हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इस तरीके समझ लो कि अगर प्राइस में 10% चेंज हुआ और सप्लाई 30% चेंज हो जाए तो प्राइस में कम चेंज है, सप्लाई में ज्यादा चेंज है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी। लेकिन प्राइस में मान लो 5% रिडक्शन हुआ और सप्लाई 20% रिड्यूस हो जाए तो इसको भी क्या कहेंगे? ग्रेटर देन यूनिटरी। डिमांड में सप्लाई में ज्यादा चेंज होगा बस प्राइस के मुकाबले तो ग्रेटर कहेंगे, और अगर सप्लाई में कम चेंज है प्राइस के मुकाबले तो सोचो क्या कहेंगे? लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी। और कई दफा क्या होता है कि प्राइस में हम चेंज करते ही नहीं है फिर भी सप्लाई चेंज हो जाती है। प्राइस अपनी जगह है 0% चेंज, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन सप्लाई अचानक से बढ़ गई, ये सप्लाई अचानक से कम हो गई। होता है ना कई दफा किसी कमोडिटी का अचानक से ट्रेंड आ जाता है मार्केट में। यस। तो वो चीज उतने ही पे बिक रही थी, सेम प्राइस पे बिक रही है, लेकिन अचानक से डिमांड सप्लाई बढ़ गई, सप्लायर अब ज्यादा सेल करना चाहता है, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और इसी का जस्ट अपोजिट है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहाँ पे प्राइस चेंज होती है, प्राइस ऊपर हो रही है, प्राइस नीचे हो रही है, लेकिन सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई उतनी ही है, उतनी ही थी, उतनी ही रहेगी। ये आप इसका एग्जांपल मान सकते हैं। जैसे रेयर आर्टिकल की केस में क्या होगा,
अगर आर्टिकल है ही नहीं, किसी के पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी में था, उसका प्राइस घटे या बढ़े, अल्टीमेटली सप्लाई तो उतनी ही हो सकती है उतनी बस। हो सकती, सेम होगी। ओके सर, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई उसी को कहते हैं। ओके सर। अब इसमें बस यही है, दिस इज ऑल अबाउट थियोरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इतना ही पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक है अपना मार्केट। मार्केट से ना किसी एक फॉर्म ऑफ मार्केट पे आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसके फीचर्स पूछे जाते हैं आमतौर पे, तो उसके फीचर्स क्या हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन पे पूछ सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक का पूछ सकते हैं, फिर ओलिगोपोली का पूछ सकते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट पे आपसे क्वेश्चन, उसका मीनिंग और फीचर पूछा जा सकता है। ओके सर। हाँ जी, देखिए मार्केट में ये सब तो इंट्रो वाला पार्ट है कि मार्केट का क्या मतलब होता है, ये तो आपको आता ही होगा कि एक मार्केट का मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे बायर और सेलर आपस में कनेक्ट होके गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर सके, वो मार्केट है। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो आसानी से कर लोगे आप। इसमें ना इम्पोर्टेंट है मार्केट कितने तरह की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो क्लासिफिकेशन में भी ये क्लासिफिकेशन है, देखिए हमारे यहाँ 4 तरह की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये 4 मार्केट्स है। शायद है नहीं, 2 है नहीं इनमें से शायद। कौन से 2 नहीं है? पता नहीं सर, आई गेस एक तो ओलिगोपोली नहीं है, जो एकदम रियलिस्टिक जो चलते हैं वो वाले ही नहीं है। रियलिस्टिक जो चलते हैं वो नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं है, एक न- यही अनरियलिस्टिक है, बाकी तीनों तो रियलिस्टिक है, मोनोपोली भी रियलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक भी, ओलिगोपोली भी। ओलिगोपोली तो नहीं है फॉर श्योर। फॉर श्योर नहीं है। उसके अलावा एक और है जो नहीं है, पूछ सकते हो वापस मैम से, बट ठीक है, वो करने से ठीक है। पहले पूछ लेंगे समय। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? सर जहाँ पे दोनों दोनों का इक्वल चल रहा होता है, नहीं समय को ऐसे एकदम परफेक्ट वो टर्म्स तो में पता नहीं इक्विलिब्रियम है है। बेटा, वो तो इक्विलिब्रियम होता है ना। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन मैं बता देता हूँ, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और वो सारे सेलर्स एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेम प्राइस पे सेल करते हैं। ऑल द सेलर्स इन द मार्केट आर सेलिंग सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। और क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेम होता है तो वो अपना प्राइस कंट्रोल भी नहीं कर सकते, प्राइस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। मार्केट जो भी तय करेगी ना कीमत, उसी पे उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑपरेट करती हैं उसको हम प्राइस टेकर फॉर्म्स कहते हैं। प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको, प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो फॉर्म ऑपरेट करती है ना, ऐसा माना जाता है कि उनको बाजार की पूरी जानकारी है, दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। इवन दी buyers are assumed to have the complete knowledge about the market, दोनों को ही पूरी जानकारी है ऐसा मान लिया जाता है। अब क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीजें, क्या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं? नंबर 1, सारे सेलर मार्केट में एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करें, ये पॉसिबल नहीं है। सारे सेलर एक ही प्राइस पे सेल करें, ये पॉसिबल नहीं है। सारे सेलर और बायर को बाजार की पूरी जानकारी हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक दो चीजें और हैं इसके अंदर, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस तरह के मार्केट को हाइपोथेटिकल मार्केट कहते हैं, रियल मार्केट नहीं होती है। सर इसके अलावा ना मैंने अपना सिलेबस खोला, उसके अंदर लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, ये यूनिट 7 है। और उसके नीचे सिर्फ लिखा है प्राइस परफेक्ट कंपटीशन, features, determination of market equilibrium and effects of shifts in demand and supply, simple application of demand and supply, price ceiling, price floor. This is under forms of market and price determination. देखो इसका मतलब ये है कि पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो पूरा ही आ रहा है ना। फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर लिखा है, इट मींस कि परफेक्ट कंपटीशन भी है उसमें, मोनोपोली भी है, मोनोपोलिस्टिक भी है, ओलिगोपोली भी है, आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। हाँ लेकिन उसके अंदर जितना परफेक्ट कंपटीशन ही आ रहा है, मतलब वो सब पॉइंट्स में परफेक्ट कंपटीशन देखो वो जो लिखा हुआ है ना अनवी, वो है प्राइस डिटरमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आपसे जो प्राइस डिटरमिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो परफेक्ट कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा,
ओलिगोपोली, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक से रिलेटेड नहीं होगा प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके सर। ये मतलब है इसका। ठीक है, तो हम्म। परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका पावर पॉइंट है आपके पास इस चैप्टर का? सो बस फोन नहीं है, मेरे को नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है इसका। अच्छा, तो आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे को बता दीजिएगा डिस्कस ठीक के है थ्रू, सर। मैं आपको शेयर करवा दूंगा सारे चैप्टर के पावर पॉइंट। हम्म। देखो फीचर्स में पहला फीचर ये है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, हम्म। और बस ये पहला फीचर है। प्रोडक्ट सेम होता है सबके पास, सेम एज एन के साइज, वेट, कलर, शेप हर मामले में सेम होता है। हम्म। इसके अलावा बाजार में आपको एडवर्टाइज पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में, ये भी एक फीचर है इसका। और इसके अलावा एक और फीचर है कि बाजार में जितने बायर्स एंड सेलर होते हैं उनको बाजार की पूरी पूरी नॉलेज होती है, पूरी knowledge होती है। जानकारी होती है, ये माना गया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इस बाजार के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो, प्राइस किसी कस्टमर से कोई और पैसा चार्ज कर लिया जाए, किसी से कुछ और चार्ज कर लिया जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बायर को बाजार की पूरी नॉलेज है, सब लोग सेलर इक्वल को भी होते बाजार की पूरी हैं। जानकारी है, इसलिए आप उसको बेवकूफ बना के उससे ज्यादा पैसे ले लें, ये पॉसिबल नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, फ्रीडम है, मार्केट में कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, एक दफा अगर आप इसको रीड कर लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। फॉर्म्स, जैसे मैं बता रहा था, फॉर्म्स है यहाँ पे प्राइस खुद तय नहीं कर पाती, उनको प्राइस के लिए दूसरे फॉर्म पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो फॉर्म्स आर प्राइस टेकर। ठीक है, इसके अलावा बस यही है। अब आ जाते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का कुछ आइडिया क्या होता है? मोनोपोली सर जहाँ पर एक डोमिनेट करता है बाकी सब। करेक्ट, जहाँ पे तो सिर्फ एक ही सेलर होता है ना मार्केट में, उसे हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो तो एक सेलर का मतलब एक क्यों है? क्योंकि सर मार्केट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होगी, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इसलिए वहां पे बहुत सारे सेलर हैं। मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, है ना, तभी तो एक ही सेलर है। इसके अलावा यहाँ जो प्रोडक्ट होगा, मेरे को बताओ, क्या प्रोडक्ट एकदम यूनिक होगा या किसी फॉर्म से मिलता जुलता प्रोडक्ट होगा? यूनिक होगा, लाइक यूनिक होगा, ऑयल। तभी तो यहाँ पे एक ही सेलर है। अगर मिलता जुलता होता तो और भी सेलर्स होते हैं ना, यहाँ पे एक ही सेलर है। और बस यही सब है इसमें, ये पढ़ लेंगे आपके। मोनोपोली मार्केट refers to a form of market where there is only single seller and large number of buyers. Sellers, the product that seller sells in the market is unique and does not have any close substitute available in the market. यही सब है। और क्योंकि देखो एक ही सेलर है तो बाजार में पूरा कंट्रोल उसी का होगा, क्या बेचना है, कितनी क्वांटिटी में सेल करना है, वो खुद ही तय कर सकता है। प्राइस भी खुद तय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? यस सर। यस, इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्म होती है उसको हम प्राइस मेकर कहेंगे या प्राइस टेकर कहेंगे? मेकर कहेंगे। बस यही सब है, एक बार गो थ्रू कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फीचर्स देख लीजिए, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, नंबर ऑफ सेलर एक ही है बट बायर बहुत सारे हैं। इसी तरीके से मार्केट में एंट्री पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्वियसली तभी तो एक ही सेलर ऑपरेट कर रहा है मार्केट में। फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वैसा कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा, इसीलिए हम अकेले हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा प्राइस पे हमारा पूरा कंट्रोल होगा, हम हमारा जो मन करेगा हम कीमत फिक्स कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्राइस के आधार पे, क्योंकि आप अकेले हो ना, तो आप इस बात का एडवांटेज ले सकते हैं। आपको पता है कि भाई हमारे जैसे प्रोडक्ट कोई है नहीं बेचने वाला, तो हम अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा चार्ज कर सकते हैं। किसी कस्टमर से कोई और, किसी कस्टमर से कोई और प्रोडक्ट, कोई और पैसा चार्ज कर लेंगे। तो वी हैव अ अथॉरिटी बिकॉज वी आर सेलिंग द यूनिक प्रोडक्ट विच हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, इनका प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। जितने भी सेलर्स है ना मार्केट के अंदर, सबका प्रोडक्ट एक दूसरे की तरह है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, मिलता जुलता है।
लेकिन सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, सेगमेंट वाइज सेम है। जैसे मोबाइल फोन की मार्केट देखो, कितने सारे सेलर है मोबाइल फोन की मार्केट में, लेकिन सबका फोन एक जैसा नहीं है, So सबके even अलग अलग car. फीचर्स का। ऑटोमोबाइल की मार्केट हो जाएगी, करेक्ट। इसके अलावा और भी ये बिस्किट की मार्केट है, डिटर्जेंट की मार्केट है, टूथपेस्ट की मार्केट है, तो ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। तो देखो मैं सब तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा सकता आपको, आप एक बार रीड कर लोगे ना, आपको कहीं प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग आप डाउट्स लिख लो अपने, और उसके बाद जो है आप एक सेशन अरेंज करवा लीजिए कि सर इन टॉपिक्स में डाउट है, आप ये क्लियर करवा दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे सब सारे सेलर जो है वो एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट किसी का भी नहीं होता, सबका प्रोडक्ट किसी ना किसी मामले में अलग क्लेम करता है हर एक सेलर कि भाई हमारा प्रोडक्ट अलग है। जैसे कॉलगेट क्लेम करता है ना हमारे टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे ही सब सारी कंपनीज क्लेम करती हैं हमारे प्रोडक्ट में ये स्पेशल है वो स्पेशल है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत करनी पड़ती है, यहाँ पे पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग पे। इसके अलावा नॉन प्राइस कंपटीशन है, नॉन प्राइस कंपटीशन छोड़ दो। एंट्री एग्जिट पे कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है यहाँ पे भी, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी फॉर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, इसका मतलब ही है कि मार्केट में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन होती तो एंट्री एग्जिट आसान नहीं होता, मुश्किल होता। मार्केट की पूरी जानकारी भी नहीं होती, ऐसा माना जाता है, और ये काफ़ी हद तक रीजनेबल एजम्पशन है, रीजनेबल एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक का, कि बाजार की पूरी जानकारी रखना पॉसिबल भी तो नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि बाजार की पूरी जानकारी नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली वैलिड। ठीक है, बस ये। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली का मतलब है कि मार्केट में कुछ ही फॉर्म्स अगर ऑपरेट कर रही है ना, उसे हम ओलिगोपॉली कहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, होमोजीनियस भी मिल सकता है और डिफरेंशिएटेड भी मिल सकता है। आपका प्रोडक्ट बाजार में बिकने वाले दूसरे प्रोडक्ट जैसा भी हो सकता है, और उनसे थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बहुत सारी कंपनीज नहीं है, लेकिन जितनी भी कंपनीज है उन सबका सीमेंट तकरीबन एक ही जैसा है, पैकेजिंग सिर्फ अलग है, अंदर प्रोडक्ट तो सबके पास सेम ही है, सीमेंट ही बेच रहे हैं वो, और ऐसा कुछ उसमें कोई केमिकली वो अलग भी नहीं है, सबका प्रोडक्ट एक ही जैसा है, सिर्फ पैकेजिंग का डिफरेंस है। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्योंकि कुछ फॉर्म है इसलिए ओलिगोपॉली है, सबका प्रोडक्ट एक ही जैसा है, तो इसका मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम फास्ट फूड इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं, तो फास्ट फूड इंडस्ट्री में जैसे पिज़्ज़ा बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जो जो वो है फास्ट फूड चेन्स हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, तो इन सबका पिज़्ज़ा जो है एक दूसरे से अलग होता है, सबका सेम नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि मार्केट में कुछ ही फॉर्म्स हैं, इसका मतलब ओलिगोपॉली है, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम नहीं सेल कर रहे। तो यहाँ दो बात समझ आती है आपको कि मार्केट जहाँ पे कुछ ही फॉर्म्स है उसे ओलिगोपॉली कहते हैं, और यहाँ पे ऑपरेट करने वाली फॉर्म सेम प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की तरह, और अलग अलग प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं पिज़्ज़ा इंडस्ट्री की तरह। ठीक है। इसी तरीके से इसके फीचर, इसमें टाइप्स भी हैं। परफेक्ट ओलिगोपॉली होता है, इम्परफेक्ट है, कोलिजिव है, नॉन कोलिजिव है। परफेक्ट ओलिगोपॉली का मतलब होता है अगर मार्केट में कुछ फॉर्म्स हैं और वो कुछ एक जैसा ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो इसे कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपॉली। और अगर मार्केट में कुछ ही फॉर्म्स हैं और वो सब एक दूसरे से अलग अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसे कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। ओके सर। कोल्यूसिव ओलिगोपॉली का क्या मतलब होता है कि अगर कुछ फॉर्म्स हैं वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो कोल्यूसिव हो जाता है। जैसे आपको याद होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति और सुजुकी मिलके काम करते थे, याद है? मारुति सुजुकी, फिर हीरो होंडा मिलके काम करते थे, अभी अलग अलग काम करते हैं। तो अगर मिलके काम करेंगे ना फॉर्म्स, तो उसे कोल्यूसिव कहते हैं। और अगर सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसे नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपॉली मार्केट कहते हैं। समझ आया? यस सर। बस यही है जी इसके अंदर, ये पूरा चैप्टर है ओलिगोपॉली का। तो इसके साथ ही ये चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे ना तो सारा कवर हो जाएगा। किसी भी टॉपिक में कोई स्पेशल प्रॉब्लम रहेगी लिख लेना कहीं पे, जब हम नेक्स्ट टाइम क्लास करेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस सर। तो आज इतना ही रहने देते हैं अनवी, अगली क्लास जब हम करेंगे ना तो उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कर लेंगे। ओके सर। ठीक है? यस सर।
प्राइस, क्योंकि वो एग्जाम से आप पहले करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, याद रहेगा, ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, लिख पाएंगे, क्योंकि ऐसा चैप्टर है ना कि एग्जाम से पहले क्या है तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हमने एक दफ़ा तो कर ही रखा है उसको, बस एक बार रिवाइज करवाना है आपको। सर 8 9 10 को मैं क्लास नहीं सॉरी 11 12 13 होगा। 14 को आपका एग्जाम है ना, 11 11 12 13 आपका गैप है, 11th को हाँ सुबह एग्जाम है तो सुबह एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, आप इन्फॉर्म कर देना जब भी हो, निष्कोष को बता देना, वो अरेंज कर देना। ओके चलो ओके, ऑल द बेस्ट एग्जाम के थैंक लिए। यू। ओके।